हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6, 7 और 8 तक की ज्योग्राफी। पूरी हम कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। ये हम पूरा सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं और ये पूरे नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स ये परचेज करने चाहे हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो आप कॉमेंट जरूर से करके बताइएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सौरमंडल। इसमें पहला जो दिया है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अगला है अमावस्या। अमावस्या क्या है? 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या इसको कहते हैं। फिर आता है खगोलीय पिंड। देखो क्वेश्चंस ये सारे आते हैं। खगोलीय पिंड क्या क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब हम देखते हैं अगला। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। आप लाइन जरूर याद रखिएगा। अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत सी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक हमारा तारा ही है। नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल से कई बार क्वेश्चन आया। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। या फिर अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा जो है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब ध्रुव तारा देखो, एक चीज और याद रखिएगा। उत्तर दिशा मतलब ध्रुव तारा से ही लोग क्या करते थे? उत्तर दिशा को बताते थे। देखो जो हम बहुत ओल्ड एज में, जैसे हमारे ग्रैंडफादर मदर, तो उनको पता होता है, वो ध्रुव तारा से ही पता लगा लेते थे दिशा। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ग्रह देखो, ग्रह क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसने अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाटाइज शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी हम देखते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी तो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा जो है या फिर उष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये भी अब हम उपग्रह को देखते हैं। उपग्रह क्या है? देखो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जैसे चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का ही उपग्रह है ना, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सौरमंडल देखो, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य मतलब देखो, सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी जो है ना एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, मतलब जियोइड शेप का हमारी जो है पृथ्वी है, याद रखिएगा। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। देखो जैसे एक हमारी फैमिली में कोई बड़ा होता है तो हमारा हेड होता है ना, तो उसी तरह से सूर्य भी हमारे जितने भी ग्रह हैं उसका हेड है। सूर्य जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कक्षा कहते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। मतलब ये सब बौने ग्रह कहे जाएंगे। भूभाग क्या है? ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे आकार को भूभाग कहते हैं। देखो, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी नीले रंग की दिखाई देती है। पहली बात ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, याद रखिएगा। और कितना यहाँ पे पानी है? 2/3 इस तरह से याद रखिएगा। 2/3 मतलब पानी से ढकी, इसलिए नीला है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। देखो प्रकाश की गति जो है ना, ये कितने टाइम में पहुंचता है पृथ्वी पे?
3 लाख प्रति किमी सेकेंड में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितना मिनट का टाइम लगता है, तो 8 मिनट का। मानव पृथ्वी उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ग्रहों का विवरण देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाता है। शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का भी तारा कहते हैं। इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह, इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 255 दिन में लगाता है। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, मोमोस याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में लगाता है, 687 डे में। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनमिड है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण यह 12 साल में लगाता है। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण देखो, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 84 मतलब ईयर में लगाता है। वरुण, यह सूर्य के से सबसे कि दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में लगाता है। अब हम पृथ्वी देखते हैं। अपनी पृथ्वी हमारा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र उपग्रह इसका कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का व्यास जो है 6371 किलोमीटर। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। देखिए, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर इस चैप्टर का नाम है। हमारी जो पृथ्वी है, देखो हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर 2 बिंदु, देखो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितना भी षष्ठी में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आता है, फिर हिस्ट्री से आता है, उसके बाद से हमारा वही पॉलिटी होता है, उसके बाद वही पेडागोजी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी से आता है तो आता है ज्योग्राफी से। तो आप ज्योग्राफी को जरूर पूरा कंप्लीट करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों, मतलब ये देखो ग्लोब हो गया हमारा, ये काल्पनिक रेखा हो गया जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है, विषुववृत्त कहा जाता है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, देखो जो नॉर्थ साइड है उसको उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये जो साउथ साइड है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं विषुववृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुववृत्त शून्य अक्षांश अंश को दर्शाता है, ये भी याद रखिएगा। विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश समांतर रेखाएं देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री तरफ झुका रहता है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री ये दक्षिण की तरफ होता है। विषुववृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर में और उत्तर ध्रुव वृत्त में। फिर आता है विषुववृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में और दक्षिण ध्रुव वृत्त में दिखता है, ठीक है। पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। उष्ण ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ऊपर ठीक ऊपर पड़ता है। जैसे मान लो, एक बात समझो, देखो अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक मतलब ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इस बार का गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस उष्ण ताप, इसे क्या बोलते हैं? इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर, देखो ध्रुव जो है वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। उसके बाद आता है शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है।
गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। यामोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यमान रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसका मान जो है देखो 0 डिग्री देशांत है, तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों में 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। मुख्य मध्यमान रेखा विभिन्न देशों में निर्धारित करती है। 180 अक्षांश पर स्थित अंतरराष्ट्रीय तिथि को क्या बोलते हैं? तिथि रेखा बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख में बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर पूरा पूछता है कि मतलब भारत में उस टाइम अगर 12 बज रहा है तो ब्रिटेन में कितना बज रहा है, तो यही है, इसी से निकाला जाता है। मानक समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी सूर्य से देखो पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। एक बार याद रखिएगा, पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। आप ये मत कर दीजिएगा कि पूर्व से सूर्य निकलता है, तो इस तरह से जस्ट उल्टा याद रखिएगा। पृथ्वी कैसे रोटेट होती है? हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से कितना होगा? आगे होगा, तथा पश्चिम में है उनका समय कितना होगा? पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। एवं 4 मिनट में वह 4 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में 4 डिग्री वो घूमती है। इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के समय पूर्व में 1 बजा होगा। 1 बजे होंगे, और फिर 1 घंटे में 15 डिग्री होती है। मतलब कि 1 घंटे में जब 15 डिग्री होगा तो फिर पश्चिम में 11 बजे होंगे। 1 घंटे में 15 डिग्री पीछे होगा। इस तरह से निकाला जाता है। भारत का मानक समय, भारत में 82.5 डिग्री जो है पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत के ग्रीनविच जो है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर 3 से शुरू होता है, पृथ्वी की गतियाँ। देखो पृथ्वी की गतियाँ जो है, पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास नहीं होता, क्योंकि हमारी पृथ्वी का मतलब जो घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति है निरंतर रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने तथा अपनी धुरी घूमने के साथ कई प्रमाण है। उदाहरण, पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रहता। देखो अगर पृथ्वी जैसे अब रोटेट नहीं करेगी तो एक ही जगह दिन ही रहेगा, एक ही जगह रात ही रहेगा, तो वो घूमती रहती है। दूसरे हिस्से में हमेशा रात रहती है। इसके लिए अतिरिक्त पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पूर्ण करने और मौसम परिवर्तित होते हैं। अतः इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूर्णन कहते हैं, देखो इसमें पूर्ण लिखा है, घूर्णन करती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष से निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षी तल अथवा कक्षी सतह कहा जाता है। पृथ्वी का आकार भूआव है। हमारी पृथ्वी जो है जियोइड शेप की है। इस कारण इसे आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहाँ पर दिन रहता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय रात रहती है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे वाले भाग में मतलब जो सूर्य से दूर होता है वही रात होती है। 4 नंबर देखते हैं। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा, ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय का काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। याद रखिए, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य से चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है।
पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन, देखो पृथ्वी में जो है एक वर्ष में 365 दिन सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे जो 6 घंटे हैं मिलाकर 24 घंटे जब बनाया जाता है 4 साल के बाद, वही लीप वर्ष होता है जो 366 दिन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है जो 1 दिन होता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कैलेंडर में जो रीजनिंग होता है। 10वां, सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, वसंत एवं शरद ऋतु में। देखो 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। देखो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होता है। पृथ्वी की दो मतलब की गतियां हैं, घूर्णन या दैनिक गति, ठीक है, घूर्णन या दैनिक गति, परिक्रमण या वार्षिक गति। दूसरा जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर पूरा करती है। मैंने आपको पहले बताया था वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं इसको। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण कहते हैं अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना तथा ऋतुओं का परिवर्तन होना है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा का एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अपसौर से देखो क्वेश्चन आता है। अपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपसौर। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षे में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है। साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होता है, अतः चौथे वर्ष में एक मतलब पूरा दिन जोड़कर 366 दिन होता है जो लीप वर्ष बाद में होता है। ये तो भी हमने आपको समझा दिया है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध। देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में मतलब कि गर्मी का मौसम होता है। इसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे कि रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत, देखो कल हमारा होने वाला 21 जून ना, विषुवत के उत्तरी 21 जून को इन क्षेत्रों में को सबसे उत्तर ऐनांश सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को एक तरह से देखो क्या बोल सकते हैं कि इस दिन क्या होता है, सबसे छोटी रात होता है, यही तो बोल सकते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण साइड क्या होता है? साउथ साइड। सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर और नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन एवं बराबर होती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। 23 सितंबर को देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध पर गर्म मतलब क्या होता है, गर्म शरद ऋतु आ जाते हैं, ठीक है, होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जस्ट उल्टा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखो याद रखिएगा ये लाइन हर बार क्वेश्चन, अभी 2024 का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जनवरी वाला सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आप जरूर से उसको देखिएगा। अब हमारा चौथा चैप्टर शुरू होता है मानचित्र। मानचित्र से हर बार क्वेश्चन आता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन वैहम, याद रखिएगा। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेग्जी मेडर हैं, ठीक है। भूगोल के जनक के कौन है? हिकेटियस है। व्यवस्थित भूगोल के जनक इराटोस्थनीज हैं, ठीक है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक, देखो जैसे भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले को मानचित्र कहते हैं। भौतिक राजनीतिक मानचित्र में देखो इसके नाम से पता चल रहा है, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देश, राज्यों तथा उनकी सीमाओं और उनकी कैपिटल यानी राजधानी को दर्शाया जाता है। इसको राजनीतिक। थीमेटिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी देते हैं, जैसे सड़क हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गया, इन सब के लिए थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र के 3 घटक ये भी पूछता है, कौन है? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी देख लेते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व है उसके एक छोटे मतलब कि एक भाग को छोटा मानचित्र की छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं।
दिशा क्या है, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने की तरफ जो तीर का निशान बना होता है, ये तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। प्रतीक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, देखो यार मैप हमने देखा है, जैसे कैपिटल बनाना होता है तो किस चीज़ की कौन सी कैपिटल यानी राजधानी, तो इस तरह से डॉट लगा होता है ना। तो विभिन्न आकृति, भवन, सड़क, पुल, रेल पटरियों, कुआं दिखाने के लिए कोई एक विशेष प्रतीक का यूज करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कहाँ पे क्या है, ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंग, चित्र, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। रूढ़ प्रतीक क्या होता है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए समानता नीले रंग का इस्तेमाल, जलाशयों के भूरा रंग, देखो यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूरा रंग का पर्वत, भूरा पर्वत, पीला रंग पठार। देखो अभी हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किसमें थे, हम भी वही इसी में कंफ्यूज हुए हैं सबसे ज़्यादा। भूरा रंग जो होता है पर्वत हो गया और पीला रंग पठार, तो हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, पीला पठार, पीला प जहाँ होगा पीला पठार हो गया, भूरा हो गया पर्वत। हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तब आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा रेखा बना सकता है। खाका क्या होता है, देखो खाका पूछता है क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब यहाँ से हमारा 5वां चैप्टर शुरू होता है, पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल हमारा 5वां चैप्टर है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा तथा पृथ्वी पर मौजूद हैं। देखो पृथ्वी की सतह ऐसे जिनमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। भूमंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन में। बड़े स्थल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं, विशाल जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े, इसलिए हर जगह समुद्र का स्तर एक समान रहता है। समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है और समुद्र तल के स्तर को 0 माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पूछ लेता है एवरेस्ट की ऊंचाई। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सबसे गहरी मतलब कि जो गर्त है, यानी फिर बोल सकते हैं मेरियाना ट्रैच या मेरियाना गर्त भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। जिसकी गहराई समुद्र तल से कितना है, 11,022 मीटर है, याद रखिएगा। महाद्वीप क्या होते हैं, दुनिया में 7 महाद्वीप है जो जलाशयों के कारण एक दूसरे से अलग है। 7 महाद्वीपों का नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है अंटार्कटिका। भूभाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती, पश्चिम में यूराल पर्वत और एशिया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम में जो यूराल पर्वत है और यूरोप को कौन अलग करता है, तो ये करता है यूराल पर्वत जो है। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। इसे यूरेशिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप जो है एशिया की तुलना में यूरोप बहुत छोटा है और एशिया के पश्चिम में स्थित यह 3 तरफ से जलाशयों से घिरा है। यूरोप से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अफ्रीका, देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक लौता महाद्वीप है जिससे होकर तीनों मुख्य समांतर रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, विषुवत, कर्क और मकर रेखा। विषुवत रेखा अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से गुजरती। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल गोबी मरुस्थल यानी सहारा मरुस्थल जो है, गोबी नहीं, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में है। यह महाद्वीप चारों ओर से जलाशयों से घिरा है। अब उत्तरी अमेरिका की बारी आती है। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी अमेरिका आपस में पनामा जल संधि द्वारा जुड़े हैं। स्थल संधि का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर थे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 2 महासागरों से घिरा है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। इंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया की सबसे विशाल नदी अमेजन इसी में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत क्वेश्चन आता है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को द्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका यह एक विशाल महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में स्थित। इस महाद्वीप में मनुष्य का अस्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने अपना शोध केंद्र खोला। भारत के भी कई सारे शोध केंद्र जैसे गंगोत्री हो गए ये। अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे पृथ्वी का एक अभिन्न भाग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायु जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। यह जीने के यहाँ पे जीने के लिए जो पैराबैग्नी हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। वायुमंडल का 99% भाग वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। यूँ कहे तो पृथ्वी के इर्द गिर्द वायु का भंडार है। पृथ्वी के पर्यावरण में वायुमंडल की अहम भूमिका होती है। वायुमंडल में हवा से बना है जो कई गैस, जलवाष्प, धूल कणों से मिलकर बनती है। हवा की गति में दबाव की अहम भूमिका होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हवा कहाँ से? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसे गतिशील हवा को पवन कहते हैं। वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। वायुमंडल ये तो अभी मैं आपको इतना करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं अलग से आपको उस जो हमारा चैप्टर है 7th क्लास में उसमें करेंगे। क्षोभ मंडल धरती की सबसे निचली वाली परत है। ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर लगभग है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 100 या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडल की घटनाएं होती है, याद रखिएगा। बादल, आंधी, वर्षा सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल का संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। अब समताप मंडल आता है। समताप मंडल 18 से 20 किलोमीटर तक 6 इकाई तक होती है। इस तापमान देखो इसमें तापमान समान रहता है। इसकी ऊंचाई मौसम संबंधित घटनाएं, आंधी, बादल, धूल इसमें कुछ भी नहीं होती है। किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। इसमें वायुयान जो है हमारे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं इसी दशा में पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, पर कभी कभी विषुवत रेखा पर समताप मंडल का लोप हो जाता है। ओजोन धरती से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की मध्य को ओजोन मंडल कहते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस की मतलब की सारी परतें पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। फिर आता है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। वायुमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊपरी कोई सीमा निर्धारित नहीं। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर दुनिया में 5 मुख्य महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिण महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यह लगभग वृत्ताकार है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वृत्ताकार है, सर्कल है। अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलकर प्रशांत महासागर को चारों ओर का सबसे गहरा स्थान यानी मेरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित। एशिया, ऑस्ट्रेलिया उत्तरी और मतलब कि उत्तरी हो गया, इसको घेरे हुए हैं। अटलांटिक महासागर यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार 5 की तरह यानी S की तरह होता है, याद रखिएगा। इस महासागर के पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण में अमेरिका है तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यंत दंतुरित है। दंतुरित तटरेखा होने के कारण इसे महासागर के तटों पर कई प्राकृतिक पोताश्रय है, पतन है। व्यस्त महासागर है ये, मतलब कि बिजनेस की दृष्टि से, इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सबसे व्यस्त महासागर माना। फिर हिंद महासागर, यह एक एकलौता महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। यह महासागर ट्रायंगल शेप यानी त्रिभुजाकार का है। इस महासागर के पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। फिर आता है दक्षिणी महासागर। यह महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर है। यह उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, यह महासागर आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, उत्तरी तटों तक फैला हुआ। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संधि का काम करने वाला छिछले जल को सकरा मार्ग है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अब हमारा 6वां चैप्टर हमारा देश भारत, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं ये। भारत का क्षेत्रफल ये पूछ लेता है कितना होता है, 32.8 लाख किलोमीटर। में कश्मीर से लेकर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी ये हमारा हो गया नॉर्थ यानी
कश्मीर, और ये हमारा साउथ हो गया। इसकी कितनी लंबाई है? 3200 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और वहीं बात करेगा पूर्व में, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो ये 2900 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक कितना है? 2900 किलोमीटर तक है। भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच में है। देशांतरी विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अत्यधिक अंतर होता है। इस समय की दूरी, मतलब दूरी पर दो स्थानों के बीच समय का अंतराल 2 घंटे होता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश होगा, गुजरात है, प्रत्येक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन अब हमारे पास 28 राज्य हैं। कैसे? लद्दाख और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले आंध्र प्रदेश का एक भाग था। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया। भौतिक विभाजन, भारत में भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। भारत के उत्तर में हिमालय है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के सारे राज्य और कैपिटल आप जरूर से एक बार से देख लीजिएगा, क्योंकि ये अब इतना तो आप देख सकते हैं ना कि क्या कैपिटल है, क्या कुछ है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। देखो एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम होते हैं मेघालय में। भारत में सबसे ज़्यादा घनी आबादी जो है वो बिहार में। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, ठीक है। सबसे उत्तरी राज्य जो है कश्मीर है। सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म इंद्रशबा है 1993 में। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो थी नई दिल्ली से भोपाल, शताब्दी एक्सप्रेस। सबसे महंगा नगर बेंगलोर। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कलकत्ता। भाई इस टाइम पे दिल्ली में भी बहुत है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में होता है। आप देखिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। क्या है? आकांक्षा जीएस सब करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम है वो है आकांक्षा जीएस सब इंस्टाग्राम जो है, वहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स और अपडेट हर चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अब हम 7th क्लास का शुरू करते हैं। 7th क्लास में हमारा पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, सजीव मतलब यानी जैवमंडल। मानो एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है। देखो प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी ठोस, पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस में पूछते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जो कराया आप उसको देखिएगा, और अभी मैं 2024 का सारा कराऊंगी, 23 का भी। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। परितंत्र पेड़ पौधे, जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों को आपस में मतलब अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर परितंत्र के उदाहरण है। अब हमारे यहाँ से 2nd चैप्टर शुरू होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है, अब इसको हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा जाता है। भूपर्पटी, मेंटल और आंतरिक क्रोड।
देखो भूपर्पट्टी क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह महाद्वीप के सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक है और यह सिलिका एल्युमिनियम यानी इसको सियाल बोलते हैं जैसे खनिजों से बना है, और महासागर सतह के नीचे 5 किलोमीटर तक है सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई। इसे सीमे कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सीमे कहते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है क्रूड है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर या निकेल एवं लोहे की बनी होती है जिसको निफे कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। सेल जो है पृथ्वी की परपट्टी के अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल या मैग्मा लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसाल्ट दक्कन पठार और बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। और सादी सेल प्रकृति के कारकों द्वारा सेल के किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर कठोर होकर सेल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से ही बना है। कायंत्रित सेल आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप के दाब के कारण कायंत्रित सेल में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। जीवाश्म सेलों की परतों से दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब हमारा 3rd चैप्टर शुरू होता है, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी देखो, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा कि हर तरफ घूमती रहती पृथ्वी ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने के गति के कारण वो घूमता रहता है धीमी गति से चारों ओर। ठीक है, ज्वालामुखी प्लेटें हमेशा गति करते रहते हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बाहरजनित कि बल कहते हैं वृत्तीय रूप से। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी कभी धीमी। भूकंप ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूपर्पट्टी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसे भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के भूस्थल पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। भूकंप का मापन एक ऐसा अंतर से किया जाता है जिसे भूकंपी तरंग कहते हैं। भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। भूकंप गर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा है। ठीक है, जिससे भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। इस भूकंपों का सिस्मोलॉजी कहलाता है। मुख्य स्थलाकृति पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु जल अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर यह निक्षेपित करते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर और सैल खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन अथवा निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी अमल धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका खा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेप करती हुई मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल मेहराब या छती बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को ही तोड़ देता है जिससे केवल दीवारें बचती हैं जिसे स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद क्या है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े सैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। पवन रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान आप छत्रक के आधार के सैल देख सकते हैं जिन्हें समांतक छत्रक कहते हैं। पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। देखो डिब्बा लिखा है, टिब्बा होगा
होगा, टिब्बा। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। अब हमारा 4th चैप्टर शुरू होता है वायु। वायु हमारी पृथ्वी की ओर से वायु की घनी चादर जो है घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, ठीक है, हमारी, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन, देखो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। बाकी बहुत सारी गैसें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर ऑर्गन आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं और अन्य सभी जो हैं गैसें आते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों से कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, और परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है, एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य गैस भी हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन हो गए। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। देखो यहाँ आगे मैंने आपको बोला था ना क्षोभ मंडल वगैरह के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी में होती हैं। समताप मंडल, जिस समताप क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है, यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक मतलब कि गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इसी परत में आते हैं, मध्य मंडल में। वायुमंडल जो होता है इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है, जैसे हल्की हल्की गैसें हैं इसमें, हाइड्रोजन, हीलियम इसी में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है, मौसम ये। और मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जैसे अब तुरंत अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी बारिश होने लगे तुरंत गर्मी हो जाए तो ये जलवायु नहीं, मौसम है भाई। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। आतपन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। पहले बात याद रखिएगा आतपन क्या है। आतपन सूर्य ताप की एक मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़क एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाती है। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। देखो भाई अभी भी हम लोग जैसे गर्मी पड़ रहा था तो हम लोग घर भाग गए थे, फिर आ गए क्योंकि फिर कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पढ़ना था एग्जाम से। तो वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। देखो किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु जो है दाब तेजी से गिरने लगता है। वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है यानी बहता है। पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन के प्रकार, अस्थायी पवन, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो अस्थायी, व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती रहती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत में मानसूनी पवनें, भारत में मतलब कि जो मानसूनी पवनें इसके उदाहरण हैं।
स्थानीय पौनी, ये पौनी किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पौनों को लू कहते हैं। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वर्षा में तैर ना सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आती हैं। वर्षा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि आधार वर्षा के 3 प्रकार है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब हमारा यहाँ से 5वां चैप्टर शुरू होता है, जल। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होकर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम तथा शहिम वृष्टि के रूप में धरती पर के समुद्र के नीचे आ गिरता है, जिसे प्रक्रम में लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उस जल को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलथला के समान है। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित वही आज भी मौजूद है। जल का वितरण पृथ्वी की सतह 3/4 भाग, देखो 3/4 याद रखिएगा, 3/4, ठीक है, 3 और चौथाई इस तरह से भाग जल से ढका हो। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा, अभी देखो ना, बहुत सी जगह सूखे का सामना करना पड़ा है। निम्नलिखित में जल तालिका का विवरण दिया है। देखो महासागर में 97.3% पाया जाता है, बर्फ में 0.2%, भूमिगत में इतना पाया जाता है, झीलों का में इतना, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें इतनी, वायुमंडल नदियाँ इतनी पाई जाती हैं। पूरा मिला के 100% हुआ है। इसराइल के मृत सागर में, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इसे तैराक इसमें मतलब प्लॉ कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघनन बना देती है। लवणता जो है 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। तरंगे जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ज्वार भाटा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, दिन में देखो, दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो उसे ज्वार तथा जल के नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। जैसे मान लो, देखो पूर्णिमा अमावस्या के दिन उसे उच्च ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार देखो कैसे होगी, चंद्रमा पृथ्वी सब ये सारे एक सीध में है और इसी दिन क्या होता है, ये उच्च ज्वार आता है। ज्वार को और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आता है। इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। महासागरीय धाराएं, निश्चित दिशाओं में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराओं को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। ये गर्म और ठंड दोनों हो सकती है। महासागरीय गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न एवं ध्रुव की ओर प्रभावित होने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा। देखो इसको हम भूल जाएंगे, इसको याद करने का एक ट्रिक है, ग से गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। गर्म धाराओं के मतलब कि स्थलीय सतह का तापमान जो है गर्म हो जाता है। ठंडी महासागर ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होते हैं। ये लेब्राडोर जो है शीत महासागर, लेब्राडोर देखो गल्फ स्ट्रीम याद कर लोगे तो लेब्राडोर अपने आप कर लोगे। शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मछली के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। अब हमारा 6वां चैप्टर होता है मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया एवं उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखा के 10 ऊपर से लेके 10 दक्षिण के भाग को कहा जाता है। 10 डिग्री जिनको आप बोल सकते हो इस तरह से। ये हो गया ठीक। अमेजन बेसिन में जीवन उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के भाग से अप्रवाहित होती है। जलवायु, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात
एक समान रूप से मतलब गर्म एवं आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है और प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर संघन वन उग जाते हैं और वन इतने संघनन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं की छत से बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। वर्षा वन प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुक्कन, गुंजन पक्षी, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन समृद्ध। कौन? अमेजन बेसिन। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। यह मुख्यतः टैपी, योगा, अनानास एवं शकरकंद उगते हैं। यहाँ कर्तन, दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कशावा भी कहते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंच जाना संभव हो गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 ऊपर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियां हैं, इसमें बहती रहती हैं। ये सब किसके हैं? ये सारी गंगा की हैं। इन मैदानों में पर्वत, गिरिपाद, डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मतलब प्रमुख भूमिका है। एक चीज याद रखिएगा, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ। 2 जून में 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ। शूसू एक प्रकार की डॉल्फिन मछली है, अंधी मछली होती है जो गंगा नदी में रहती है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र को पानी बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन है, जल संग्रह कहलाता है। अध्याय रेगिस्तान में जीवन। यह एक शुष्क प्रदेश है जहाँ अत्यधिक उच्च तापमान तथा निम्न तापमान विरल वनस्पति है। वह तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। भारत में गर्म रेगिस्तान और थार, देखो सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान थार हो गया, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। रेगिस्तान 2 टाइप के हो सकते हैं, ठंडा गर्म। विश्व का गर्म रेगिस्तान सहारा है। एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी है। भारत का गर्म रेगिस्तान थार है। गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा देशों के नाम: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मार्टिना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया। पश्चिमी सहारा मरुस्थल, रेत, बालू की परत, बजरी के मैदान, नग्न सतह के उत्थित पठार, ये सब 25 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सहारा रेगिस्तान, आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से पता चलता है। ये याद रखिए कि क्वेश्चन पूछ चुका है। वहाँ पे जिराफ, शुतुरमुर्ग भेड़, पशु, बकरियां समान जानवर थे। जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क में बदल दिया। सहारा के अल्जिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु सहारा रेगिस्तान जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा अल्प ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ बदलाव रहित निर्मल होता है। नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होता है। देखो, दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वनस्पतियों प्राणीजात कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। उसके बाद आता है हमारा ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। देखिए, अब हम 8th का कंप्लीट करेंगे। 8th का पूरा देखेंगे। अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो कमेंट में जो नंबर है आप उस पर मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपये। इसमें आपको ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सारे आपको मिल जाएंगे, थ्योरी, और साथ में आपको पेडागोजी भी मिल जाएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है।
पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है संसाधन। एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। उपयोगी क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग हम मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रयोज्यता क्या होता है? यह एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उस अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मूल्य, कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य होते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछते जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, और समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो संसाधनों को मतलब संसाधन में परिवर्तित करता है पदार्थों को। आग की खोज, खाना बनाने और पहिए के आविष्कार, बस से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। पेटेंट क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से। और प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन के प्रकार, सबसे पहले प्राकृतिक, जो हमें मतलब कि झील वगैरह, नदी वगैरह मिला है, प्राकृतिक चीज़ हो गई। आप इस तरह से समझिएगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं उपयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाए। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैसे संसाधन सजीव वस्तुएं होते हैं जैसे पौधे, जंतु। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु जैसे मृदा, चट्टान। प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप देखो। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। ये भंडार एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें नवीकृत करने में, पुनः पूरे होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। देखो इस बार स्टेट 2024 वाला जो अभी हुआ था मार्च में 18 तारीख को, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो मानव जीवन को बहुत से मतलब कि उपयोगी बनाते हैं। संसाधन के वितरण सर्वव्यापक वे संसाधन सभी जगह होते हैं जैसे वायु जिसमें हम सांस लें। स्थानिक वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थान पर जैसे तांबा, लोहा है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर है। मानव निर्मित कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक मानव ने उसे लोहा नहीं बनाना सीखा था। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन अब हम देखते हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीन करने के लिए समय देना चाहिए। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या तो वो निर्जन है। भूमि क्या होती है? सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग ही मतलब भूमि है जिस पे लोग रहते हैं। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी मतलब भाग जो है आवास योग्य नहीं है, यानी रहने के लायक नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत की तीव्र ढाल, मरुस्थल, संघनन और विरल क्षेत्र। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग आदि भौतिक कार्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। जनसंख्या बढ़ने, कृषि भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए वन रोपण
पर रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक नियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। मृदा देखो, मृदा क्या है, वही हमारी जो मिट्टी है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों की सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के कारण मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है। जलावी कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ, भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय है। मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन और छिड़ता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे और मानवीय मतलब और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन, ये सब है। मृदा संरक्षण के उपाय देखो, मल्च बनाना। मल्च बनाना में क्या होगा, पौधों के बीच अनावरित भूमि और जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म क्या है, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो सकता है। उसके बाद आता है समुच्च रेखी जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि आवरण को बचाया जा सके। चट्टान बांध क्या होता है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाई जाती है। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति से रोकते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। आज ही महासागर पृथ्वी की सतह को 2/3 भागों से ढके हुए हैं। महासागर का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल देखो 2.7% ही है। देखो अलवणीय जल याद रखिएगा, यानी जो पीने के उपयोग है। बाकी 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और प्रदेशों में पाया जाता है। 1% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल, नदी और वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। देखो वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्षों से भी अधिक हो गई। एक टपकता नल जो है 1 वर्ष में 1200 लीटर पानी को व्यर्थ करता है। वर्षा जल संग्रहण में औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल उपयोग करता है। ये सब याद रखिएगा। जल की उपलब्धता की समस्या का अफ्रीका में, पश्चिम एशिया में, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के भाग ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, यानी पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति देखो, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। परितंत्र क्या है, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। वनस्पति क्या है, बहुमूल संसाधन। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोद, कागज इत्यादि उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 3rd चैप्टर कृषि। देखो कृषि जो है सबसे पहले देख लो एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, एपीकल्चर नहीं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति शब्दों एगर यानी एग्री जिसका अर्थ है मृदा यानी और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि, जुताई करने से हुई है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या है, ये देखो पूछता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से, जैसे कृषि, मत्स्य पालन हो गया और पशुपालन। द्वितीय कारक इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। तृतीय क्रियाएं क्या है, सेवा क्षेत्र के कार्य करना, जैसे यातायात, व्यापार, बैंक आदि। एग्रीकल्चर देखो एक चीज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर कृषि से और सेरीकल्चर रेशम से। सेरीकल्चर का याद रखिएगा, देखो श या रेशम में ये भी है, र भी है, तो सेरीकल्चर, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पी से है और ये पालन हो गया यानी मछली पालना। बीटीकल्चर अंगूर की खेती से और एपीकल्चर मधुमक्खी की पालन से है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, जिस पर भूमि फसलें उगाई जाती हैं और कृषिगत भूमि कहलाती हैं। कृषि तंत्र इसके 2 महत्वपूर्ण निवेश बीज, मशीनरी, श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार,
विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। देखो, सबसे पहले निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक का पूरा परिवार आवश्यकता को पूरे करने के लिए लगा रहता है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब गहन निर्वाह कृषि, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम की से खेती करता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? इसमें स्थानांतरित और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? देखो, स्थानांतरित कृषि अपने भारत में है, वो पूर्वी साइड में अमेजन बेसी के संघनन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित। यहाँ वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कशावा, रतालू फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भाग, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, अन्य उत्पाद करते हैं। वाणिज्यिक कृषि आप एक तरह से समझ सकते हैं, ऐसा कृषि जो हम उत्पादन करते हैं फिर उसको जैसे बाजार में जाके बेचते हैं। ये हो गया हमारा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से लगाई जाती है, जैसे गेहूं, मक्का हो गया। और उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि में क्या है? भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपड़ कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपड़ को 2/4 क्षेत्र, मतलब 2/4 विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत में चाय इसके उदाहरण है। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरे करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें जैसे हो गया चावल हो गया। देखो, इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसलें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के प्रमुख आहार है। चावल के लिए तापमान मतलब चाहिए, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता हो। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में पहले नंबर पर, इसके बाद भारत आता है, जापान, फिर श्रीलंका, मिस्र। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा मतलब कर्तन, फसल के कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगता है और यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मक्का इस बार 2024 में क्वेश्चन आया था। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राजील, चीन, रूस में ये उगाई जाती है। रेशेदार फसल जैसे कपास के लिए भी इस बार आया था। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। यह सूती वस्त्र के उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। कच्चा माल, पटसन क्या होता है? इसको सुनहरा रेशा के भी नाम से जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे से ढकता मतलब उगता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये उगता है। पेय पदार्थ जैसे कॉफी हो गया, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय जो है बागानों में पाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर में सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। अगला हमारा 4th चैप्टर है उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अत्यधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा है लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में।
उद्योग का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर होता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण। खनिज आधारित प्राथमिक उद्योग है ये, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। आकार के आधार पर उद्योग। आकार से तात्पर्य है निवेश, पूंजी, लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा। लघु उद्योग कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे आकार के उद्योग हैं। इसमें कम पूंजी और कम उत्पादन अथवा मतलब हाथ द्वारा कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। रेशम बुनाई व खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु के उद्योग के उदाहरण है। बृहत आकार के उद्योग, इसमें ज्यादा पूंजी, बड़े पैमाने पर उत्पादन, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी किया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन, बड़े पैमाने के उद्योग इसके उदाहरण है। स्वामित्व के आधार पर पहला आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या फिर कई व्यक्तियों के द्वारा समूह में किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र, इनका स्वामित्व, संचालन और राज्यों के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सारे जो आते हैं उसके द्वारा। सनराइज उद्योग उभरते उद्योग को कहते हैं। उदाहरण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ सरकार। प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख लौह उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस में। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। प्रगलन, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसमें अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिकतर तपाकर निष्कर्षण किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, यह एक ऐसा पोषक है जिसका उत्पादन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्युमिनियम, निकल, तांबा की थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाली जाती है। यह उद्योग की मेरुदंड कहलाती है। भारत में इस्पात उद्योग भिलाई में है, यानी छत्तीसगढ़ दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल जमशेदपुर, झारखंड राउरकेला उड़ीसा, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु। जमशेदपुर 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिस्को था। इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर। पीटर्सबर्ग इस संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पीटर्सबर्ग में ही है। लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में है। बाजार तक माल जल रेल के माध्यम में रहता है। टेक्सटाइल लैटिन शब्द के टोकी सिरे से व्युत्पन्न किया गया, इसका अर्थ है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, सिल्क, जूट उद्योग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिकल, रेयान शामिल हैं, ये याद रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट, मछलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र है। पहला वस्त्र मिल जो है ये कहाँ पे, मुंबई में था, याद रखिएगा। ये इस बार स्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1854 में स्थापित किया गया था। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत महत्वपूर्ण केंद्र है। अहमदाबाद 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई अतः यहाँ अथाशीघ्र मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र या जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। अब हमारा 5वां चैप्टर है यहाँ पे मानव संसाधन में। इससे देखते लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्राकृतिक की देवन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या जो है 90% से अधिक भूभाग जो है ये 30% पे ही रहती है। जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे होते हैं और कुछ विरल होते हैं। विश्व के घनी आबादी वाले देश चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7.7 अरब है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश रूस हैं, यहाँ की इतनी जनसंख्या है।
वो कनाडा है, उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन आता है, उसके बाद अपना देश भी आता है। अपना देश मानो तो फर्स्ट नंबर पे ही हो गया होगा। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई। जीवन प्रत्याशा या उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन का कारण 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1950 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 50 वर्ष में कई अवधि से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इसका मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधि के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अत्यधिक रहा है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों के मृतकों की संख्या में मापा जाता है। प्रवास, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते। प्रवास के कारण ये क्वेश्चन पूछ लेता है। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो मंद है। जनसंख्या संगठन, यह एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें या फिर उनके बारे में आवश्यकता होती है कि मतलब कैसे जाने, जैसे वायु, लिंग हो गए, साक्षरता दर हो गए, सब चीज़ के बारे में। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करती है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, और कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग नहीं, कितने लोग व्यवसाय में लगे, कितने लोग नहीं, किसकी क्या आयु है। जनसंख्या पिरामिड, एक देश संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष कुल जनसंख्या, मतलब कि बताना है कितने में कौन है, इस तरह से। तो हमारा ये जो है चैप्टर पूरे समाप्त होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नोट्स के लिए ज़रूर से मैसेज करिएगा। नोट्स में पूरे 21 रुपीज़ में आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। थैंक यू।